सो वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, वी हैड डिस्कस्ड कि यूरोपियंस का एडवेंट क्यों हुआ था, राइट। यूरोपियंस क्यों आए थे एंड पोर्टुगीज़ का इम्पैक्ट क्या था, राइट। उनका कॉज ऑफ सक्सेस क्या था एंड इवेंचुअली उनका फॉल कैसे हुआ। सो अभी हम लोग मेंस के लिए लास्ट मोमेंट रिविजन नोट्स डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्पलेट्स में पॉइंट्स में कैसे कैसे सोचना है ताकि राइटिंग पॉइंट्स मिल जाए एंड वी आर एबल टू डू गुड इन मेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कैरिंग फॉरवर्ड कि ब्रिटिश जब आए, बिकॉज ब्रिटिश तो अपने इंडियन मतलब हमारे ऊपर दे हैव रूल्ड फॉर मोर देन 200 ईयर्स, तो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ब्रिटिश को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइमलाइन डायग्राम में हम ये याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश कैसे कैसे आया, तो 4-5 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए ब्रिटिश के लिए, राइट। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म। कैसे कैसे बना था, क्वीन एलिजाबेथ वन के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1609 मतलब 1609 में क्या हुआ कि विलियम हॉकिंस को भेजा गया जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। 1613 में, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, राइट, एंड दे डिस्प्लेस पोर्टुगीज। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पोर्टुगीज धीरे धीरे डिक्लाइन कैसे होने लगे, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाज कि ब्रिटिश धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे। तो उन्होंने सूरत से 1613 में पोर्टुगीज को डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद इवेंचुअली ब्रिटिश एक्सपेंशन बढ़ा एंड अभी तो उन्होंने सूरत मतलब वेस्ट इंडिया में गए थे, बाद में उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जो कि साउथ इंडिया है, आंध्र प्रदेश, और हरिहरपुर उड़ीसा जो कि ईस्ट इंडिया है, वहाँ भी एस्टैब्लिश की। तो इसको मैप के थ्रू दिखा सकते हैं कि पहले सूरत, फिर मसूलीपट्टनम विच इज़ AP साउथ एंड देन हरिहरपुर विच इज़ उड़ीसा। तो धीरे धीरे हर जगह ब्रिटिश बढ़ने लगे। 1639 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गॉट लीज ऑफ मद्रास, राइट। उनको लीज ऑफ मद्रास मिला और वो उनका हेडक्वार्टर बन गया। और मद्रास को वो क्या बोलते थे, दे यूज्ड टू कॉल इट फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। 1662 में दे गॉट बॉम्बे, तो मतलब 1639 में उनको मद्रास मिल गया, 1662 में उनको बॉम्बे मिल गया, राइट। बॉम्बे कैसे मिला था, इट वाज डाउडी, राइट, गिवन बाय द पोर्टुगीज प्रिंस। तो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, बस एक बेसिक चीज़ कि मद्रास मिला 1639 में, बॉम्बे मिल गया 1662 में। 1700 में उन्होंने क्या किया कि कैलकटा, राइट, तो मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, नाउ 1700 में कैलकटा के अराउंड भी उन्होंने फोर्टिफिकेशंस बना दिए एंड कैलकटा को वो क्या बोलते थे, फोर्ट विलियम्स, ठीक है, फोर्ट विलियम्स बोलते थे। एंड 1717 में विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, फारूक सियार का फरमान आया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। नाउ फारूक सियार का फरमान मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ओके, टू गेट गुड मार्क्स एंड मेंस थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट्स भी यूजफुल होता है। उसमें क्या क्या था, सो ब्रिटिश को ट्रेडिंग राइट्स दी गई थी बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में, ठीक है। बंगाल क्या है, ईस्ट इंडिया में, गुजरात क्या है, वेस्ट इंडिया में, हैदराबाद क्या है, साउथ इंडिया में। इसको मैप के थ्रू हम दिखा सकते हैं, ठीक है। बंगाल और सूरत में, विच इज़ वहाँ पे बंगाल सूरत में उनको कोई भी एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करना था, राइट। उनको जो भी पेमेंट करना था, इट वॉज फिक्स पेमेंट, 3000 रुपीज़ बंगाल में और 10,000 रुपीज़ सूरत में। इतना नहीं चाहिए मेंस के लिए, सिंपल सी बात। फारूक सियार का फरमान आया, उनको ट्रेडिंग राइट्स मिली बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में, और उनको एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करना था एंड दे कैन नाउ इशू दस्तक इज एक्चुअली ट्रेड पास, तो वो आप इशू कर सकते थे खुद से ही, राइट। मतलब मुगल्स के उन्होंने उनको डेलीगेट कर दिया कि आप ही इशू कर दो। एंड थर्ड क्या था कि कॉइन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दे वर नाउ वैलिड थ्रू आउट द मुगल एम्पायर, राइट। सो ये सब चीज़ें हुई। तो दिस वॉज अबाउट ब्रिटिश एडवेंट। तो कोई भी ब्रिटिश के एडवेंट का क्वेश्चन आए तो एक टाइमलाइन डायग्राम से ये 3-4 पॉइंट्स हमको शो कर सकते हैं, राइट। इट कैन ऐड मीनिंग। नाउ सबसे पहले मतलब एम्पायर्स तो इतने सारे आए, तो वाई ओनली ब्रिटिश सक्सीडेड, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, PYQs का हॉट टॉपिक है। वाई ब्रिटिश सक्सीडेड विद रिस्पेक्ट टू अदर यूरोपियंस, बिकॉज फ्रेंच भी आए, डच भी आए, पोर्टुगीज भी आए, तो ब्रिटिश क्यों सक्सीड हुए, राइट। इसको भी सोचने का वही तरीका है। एक तो आप पेस्टल से सोच सकते हो, प्लेन लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वी डोंट हैव टाइम, उसके पर्पज से मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक इन टेम्पलेट्स। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ब्रिटिश जीते क्यों, राइट। उनका कुछ स्ट्रेंथ रहा होगा, राइट। तो कुछ तो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश है जिसके कारण वो जीते हैं। उन स्ट्रेंथ को हम कैसे कैसे देख सकते हैं कि कुछ मिलिट्री और नेवल एंगल से सोचो। ब्रिटिश वर सुपीरियर मिलिट्री एंड नेवल पावर, राइट, इवन मोर देन पोर्टुगीज, राइट। उन्होंने जो स्किल्स है वो कहाँ से सीखी थी, दे लर्नड फ्रॉम पोर्टुगीज। जो भी स्किल्स था पोर्टुगीज से सीखा और मेरिट सिस्टम इंप्लीमेंट किया। फेयर सिलेक्शन सिस्टम होता था ब्रिटिश के जो भी नेवल और मिलिट्री एंगल है उसमें।
उनके पास जो वेपन्स थे दे वर टॉप नॉच वेपन्स बिकॉज दे वर एडेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मिलिट्री एंड नेवल एंगल में उनके पास स्किल्स थी, उनके पास वेपन्स थे और लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग थी। लॉयल्टी कैसे स्ट्रांग थी? बिकॉज रेगुलर सैलरी मिल रहा था और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वॉज एनफोर्स्ड, राइट। और चौथा क्या था कि लीडरशिप बहुत अच्छी थी। मतलब ब्रिटिश में फर्स्ट लाइन लीडरशिप भी अच्छी थी और सेकेंड लाइन लीडरशिप भी अच्छी थी, राइट। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जैसे आयरे कूटे, रॉबर्ट क्लाइव, राइट, इसमें दे वर गुड सेकेंड लाइन लीडर्स ऑल्सो। फ्रेंच में सिर्फ ड्यूप्लिक्स थे जो कि फर्स्ट लाइन लीडर ही थे। तो सुपीरियर मिलिट्री एंड नेवल पावर में हम क्या बोलेंगे कि स्किल्स अच्छी थी उनके पास, ब्रिटिश के पास वेपन्स अच्छी थी, लॉयल्टी अच्छी थी, लॉयल्टी ज़्यादा थी, रेगुलर सैलरी और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से, एंड लीडरशिप वॉज स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे डिड नॉट जस्ट हैव द फर्स्ट लाइन लीडर्स, दे ऑल्सो हैड सेकेंड लाइन लीडर्स। मतलब एक अगर पहला जो लीडरशिप साफ हो जाती है तो सेकेंड वाले भी हैं, राइट। दिस वॉज अबाउट ब्रिटिश। इकोनॉमिक चीज़ें क्यों थी? मतलब वाई डिड ब्रिटिश सक्सीड में इकोनॉमिक एंगल, पहला मिलिट्री एंड नेवल एंगल, दूसरा इकोनॉमिक एंगल। बिकॉज क्या था? बिकॉज दे यूज टू यूज डेट मार्केट्स, वो डेट मार्केट को यूज करते थे वॉर को फाइनेंस करने के लिए, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। अनलाइक फ्रेंच की जो इन्वेजन हुआ था वो स्टेट से मतलब गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रही थी, बस ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी तो उनके पास ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, जल्दी कर सकते थे, दे वर नॉट बाउंड, राइट, क्विक डिसीजन कर सकते थे। दे हैड इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और फ्रेंच की जो थी इट वॉज स्टेट ओन्ड कंपनी, तो उसमें जो मेजर शेयर्स था 60% शेयर्स यूज टू गो टू मोनार्की, राइट, और मैंडेटरी रिटर्न शेयर होल्डर्स को इंश्योर करना था, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल एंगल क्यों था जिसके कारण वो सक्सीड हुए? तो स्टेबल गवर्नमेंट थी यूके में, बिकॉज आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो आई उससे एक स्टेबल डेमोक्रेसी आ गई इंग्लैंड में और यूके में। और उसके बाद दे यूज टू साइन ट्रीटीज़, राइट, तो वो ट्रीटीज़ भी साइन किया करते थे जिसके कारण जैसे कहीं भी लड़ रहे हैं डोमेस्टिक भी जगह पे तो वहाँ जाके उस वाले किंग्स के साथ वो ट्रीटी साइन कर लिया करते थे। ये पॉलिटिकल एंगल है, टू गेट दैट पॉलिटिकल लेवरेज, ठीक है। कल्चरल क्या थी? कल्चरल एस्पेक्ट ये थी कि जो भी ब्रिटिश आए थे बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट प्राइड था उनके पास सक्सीड होने के लिए, इंपीरियल एम्बिशंस और नेशनलिस्ट प्राइड, सो दिस वाज अ कल्चरल रीजन। और टेक्नोलॉजिकल रीजन क्या था? हर चीज़ उनके पास जो वेपन्स सब थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वो गाइड हो रहे थे, साइंटिफिक रेनेसा वो करना चाहते थे। और रिलीजियस, अब जैसे पोर्टुगीज में क्या था कि वो करप्शन कर रहे थे, रिलीजियस परसिक्यूशन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश जो है वो रिलीजियस वाले रिलीजन वाले एंगल में ज़्यादा पढ़ नहीं रहे थे, राइट, कॉमर्शियल वाले एंगल में ज़्यादा पढ़ रहे थे। सो दे हैड लेस ज़ील फॉर रिलीजन। तो लेस ज़ील फॉर रिलीजन से क्या हुआ कि जो रिएक्शंस फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी जो उनको फेस करना पड़ रहा था इट वॉज रिलेटिवली लेस, ठीक है। और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल था, राइट, उसके थ्रू एक प्रॉपर कमांड था। गवर्नर जनरल हुए, बाद में वाइसरॉय आए, तो उसके थ्रू एक प्रॉपर कमांड था। तो राइट, तो ब्रिटिश कैसे सक्सीड हुए? एक मिलिट्री एंड नेवल एस्पेक्ट, स्किल्स, वेपन्स, लॉयल्टी और लीडरशिप। इकोनॉमिक एंगल, डेट मार्केट्स यूज करते थे, पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट था वहाँ पे, ट्रीटी साइन किया करते थे विद इन इंडिया। कल्चरल नेशनल प्राइड बहुत ज़्यादा थी। टेक्नोलॉजिकल एंगल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। रिलीजन में ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो जैसे इंडिया में भी हम लोग बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, राइट। अब एक तो हमने ये देखा कि ब्रिटिश जो है वो सक्सीड क्यों हुए विथ रिस्पेक्ट टू अदर यूरोपियंस, जैसे कि डच भी आए, फ्रेंच भी आए। अब हम ये देखेंगे कि वाई ब्रिटिश सक्सीडेड इन इंडिया एज अ होल, राइट, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि वो सक्सीड हो गए। तो इसका भी वही रीज़न होगा कि ब्रिटिश की जो स्ट्रेंथ है उसके कारण वो सक्सीड हो गए, और इंडियंस में कुछ वीकनेस थी जिसके कारण ब्रिटिश सक्सीड हो गए, राइट। दैट इज़ द वे टू थिंक। तो इसको हम लोग कैसे कैसे देखेंगे, पॉइंट वाइज अगर इसको हम देखेंगे, आई थिंक द पॉइंट्स रिमेन द सेम। मतलब ब्रिटिश की स्ट्रेंथ के बारे में हम बता देंगे और इंडियंस की वीकनेसेस क्या थी, राइट। इंडियंस की वीकनेसेस, सबसे पहले ब्रिटिश की स्ट्रेंथ विल बी द सेम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और इंडियंस की वीकनेस ये होगी कि शॉर्ट साइटेडनेस थी इंडियन रूलर्स की, राइट। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स, राइट। वो ब्रॉड जियो पॉलिटिक्स नहीं देख पा रहे थे। जैसे बैटल ऑफ वॉन्दी वॉश जो हुआ था उसमें इंडियन जो सोल्जर्स थे, सेपॉइज थे, वो दोनों साइड से फाइट कर रहे थे, राइट। सो मतलब दो यूरोपियंस के बीच में दोनों साइड से इंडियंस ही फाइट कर रहे हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, वो देख नहीं पा रहे थे ब्रॉडर पिक्चर क्या है। उसके बाद मुगल रूलर्स आफ्टर औरंगजेब, दे वर वीक। मैं वीकनेस डिस्कस कर रहा हूँ इंडियंस का, राइट, जिसके कारण वो ब्रिटिश आगे हमें रूल कर पाई। तो मुगल रूलर्स आफ्टर औरंगजेब, दे वर रिलेटिवली वेरी वीक, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि
जो अपने इंडियन में फर्स्ट लाइन लीडर्स थे, दे वर स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट लीडर्स थे, जैसे हैदर अली हो गए, माधव राव सिंधिया हो गए, टीपू सुल्तान हो गए. सो दे वर गुड लीडर्स, फर्स्ट लीडरशिप. बट जो सेकेंड लीडरशिप थी वो सही नहीं थी, राइट. सो दे लैक्ड सेकेंड लाइन ट्रेंड पर्सोनल, और उनमें भी लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी. लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं था, उनमें सेकेंड लाइन लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी. जैसे कि हमने बताया आर्थर वेलीजली, दे वर सेकेंड लाइन लीडर्स एंड दे फॉट फॉर ग्लोरी. ग्लोरी के लिए लड़ते थे, नॉट जस्ट मटीरियल एम्बिशंस, राइट. उसके बाद एक और एस्पेक्ट जो था कि जो सिलेक्शन सिस्टम था इंडियन रूलर्स का, वो स्किल्स के ऊपर बेस नहीं था, वो हेरिडिटी के ऊपर बेस था, कास्ट के ऊपर बेस था. बट जो ब्रिटिश आर्मी, जो नेवल की और जो मिलिट्री की सिलेक्शन सिस्टम थी, वो स्किल्स और रिलायबिलिटी के ऊपर बेस थी, राइट. सो दीज वर द वीकनेसेस ऑफ इंडिया, जिसके कारण ब्रिटिश सक्सीड कर पाए. और इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि ब्रिटिश के स्ट्रेंथ क्या थे, वो सेम होंगे जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है. सो दिस इज वाई दे वर एबल टू रूल ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स. ठीक है. और फिर एक और वीकनेस क्या थी कि जैसे हमने बोला कि मराठा इंडिया में राइज किए, राइट. बट क्यों वो ब्रिटिश को रोक नहीं पाए, राइट. बिकॉज उसका रीज़न ये था कि दे हैड लूज पॉलिटिकल सेटअप, और उनकी जो लीडरशिप थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी. लीडरशिप स्ट्रांग थी बट वो इनेप्ट लीडरशिप थी, मतलब ऑल द पीपल डिड नॉट हैव द लीडरशिप पोटेंशियल. सिर्फ जो टॉप वाले थे उनके पास ही, जैसे शिवाजी हो गए, उनके पास लीडरशिप थी, बट जो सारे लोगों के पास वैसी लीडरशिप नहीं थी, राइट. सो दिस वॉज वन रीज़न, दीज आर द मेन रीजंस कि ब्रिटिश इंडिया में क्यों सक्सीड हो पाए. तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड अ स्मॉल फॉरेन पावर ओवर पावर द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट. एक छोटी सी पावर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैसे जीत पाई. तो वही स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश और वीकनेस ऑफ इंडियंस, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये आप सेम यूज कर लीजिएगा. नाउ एक PYQ आया है. PYQ है मतलब क्या आया है कि मिड 18th सेंचुरी इंडिया वॉज बी सेट विद द स्पेक्टर ऑफ अ फ्रैगमेंटेड पॉलिटी. मतलब मिड 18th सेंचुरी इंडिया में बहुत फ्रैगमेंटेड पॉलिटी था, राइट. उसको एक्सप्लेन कीजिए. तो ये फ्रैगमेंटेड पॉलिटी से क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लाइक जो PYQ आया है, तो आप इंडिया का मैप बना सकते हैं कि मिड 18th सेंचुरी मतलब कुछ 1750 1760 के आसपास, तो उस समय ब्रिटिश राइज हो रहे थे, राइट. वो अब खुद को एस्टैब्लिश कर रहे थे. एंड देन आप देखोगे कि सिख एम्पायर धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, राइट. अगर नॉर्थ इंडिया में जाओगे, महाराष्ट्र में मराठास ग्रो हो रहे थे, कर्नाटका साइड में मैसूर ग्रो हो रहे थे, उसके बाद हैदराबाद में निज़ाम्स ग्रो हो रहे थे, और बंगाल में नवाब ग्रो हो रहे थे. इसको हम लोग मैप पे दिखा सकते हैं. मतलब ओवरऑल ब्रिटिश वो ग्रो हो रहे थे. नॉर्थ इंडिया में सिख एम्पायर बढ़ रहा था, बंगाल में नवाब्स, एंड हैदराबाद में निज़ाम्स, और उसके कर्नाटका में मैसूर, एंड देन महाराष्ट्र में मराठास. सो ये लोग राइज हो रहे थे. इसके कारण ये पूरी चीज़ को हम लोग फ्रैगमेंटेड पॉलिटी बोल रहे हैं, राइट. बिकॉज एक वन यूनाइटेड चीज़ नहीं चल रही है, हर एरिया को अलग अलग लोग रूल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो मतलब यही है कि सबसे पहले तो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि मुगल्स दे वर इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन. और क्योंकि मुगल्स वर इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, इसलिए ये सब पावर्स राइज हो रही थी, जैसे मराठा, सिख, नवाब्स, राइट. And this resulted in the emergence of regional powers, and they barely saw eye to eye with each other. मतलब सब लोग बस रीजनल डोमिनेंस चाहते थे. मराठास क्या थे, पावरफुल एम्पायर थे, बट दे लैक स्ट्रैटेजिक विजन टू कीप इंडिया यूनाइटेड. जैसे मैंने बताया कि उनका जो पॉलिटिकल सेटअप लूज था, राइट. और लीडरशिप वॉज नॉट लीडरशिप वॉज एक्चुअली इनेप्ट अदर देन द टॉप लाइन लीडर्स. ठीक है. तो इवन मराठास में भी डिवीजन था इनटू रीजनल सरदार, जैसे कि गायकवाड़, होलकार्स, अपने आप में भी डिवीजन था, राइट. और इन एडिशन टू रीजनल पावर्स फिर क्या चल रहा था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वो अपना अपना काम कर रहे थे, तो वो इंटरफेयर कर रहे थे इंटरनल पॉलिटिक्स में, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे थे. सो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी था, राइट. अब इस केस में थोड़ा सा टू गिव मोर डेप्थ टू द आंसर, यू कैन कंक्लूड कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इस फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का, राइट. इससे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बन पाई, राइट. एंड दिस लेड टू वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो दिस लेड टू वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो फ्रेंच आए, राइट. अब फ्रेंच के बारे में बताओ कि फ्रेंच का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया में, फ्रेंच क्यों हार गए, राइट. तो ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है. तो सबसे पहले तो फ्रेंच के बारे में, दे वर द लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया, राइट. दे वर द लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया. तो अब फ्रेंच का हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने टाइमलाइन डायग्राम से ब्रिटिश को समझा, वैसे ही फ्रेंच को समझते हैं. तो 1667 में सूरत में फ्रेंच वालों ने एक फैक्ट्री सेट किया,
और 1674 में उन्होंने पौंडीचेरी में सेटलमेंट सेट किए, राइट। तो मैप के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि वो सूरत में आए, फिर पौंडीचेरी में आए, फिर वो चंदर नगर विच इज़ इन वेस्ट बंगाल वहाँ आए, और मसूलीपट्टनम में भी आए, राइट। फ्रेंच का रेलेवेंस क्या था, राइट। मतलब एक तो फैक्ट्री और सेटलमेंट्स हमने देख लिया जो जो उन्होंने सेट किया। सो ये जो फ्रेंच थे दे सपोर्टेड सीरज उद दौला, जो बैटल ऑफ प्लाजी में वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंच ने सपोर्ट लैंड किया था सीरज उद दौला को, राइट। मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंच जो इंडिया में आए। उसके बाद कुछ मिलिट्री एस्पेक्ट क्या था कि रंजीत सिंह और टीपू सुल्तान वो अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे थे यूजिंग फ्रेंच पर्सोनल। तो ये मिलिट्री एस्पेक्ट था जो फ्रेंच आए थे। और तीसरा ये था कि वो फैक्ट्री और सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश कर रहे थे। अब हम फिर से देखते हैं कि फ्रेंच तो इवेंचुअली 1761 में बैटल ऑफ वॉन्दी वॉश में हार गए। तो फ्रेंच क्यों हारे? तो आई थिंक इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश क्यों जीते थे, तो उनका कुछ स्ट्रेंथ था, राइट। तो अभी हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, फ्रेंच क्यों हारे? इसका रीज़न ये होगा कि ब्रिटिश क्यों स्ट्रांग थे और फ्रेंच में क्या वीकनेस थी, राइट, जिसके कारण वो हारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल एंगल क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस में इनस्टेबिलिटी चल रही थी, लेकिन इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था उससे स्टेबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। उसके बाद फ्रेंच में पॉलिटिकल एंगल दूसरा क्या था कि नेपोलियन की डिफीट के बाद जो फ्रांस है वो वीक हो गया था। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट वाई फ्रेंच फेल्ड, तो एक तो है कि इनस्टेबिलिटी थी और दूसरी नेपोलियन की डिफीट हो गई थी, राइट। जियो पॉलिटिकल क्या था कि फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट यूरोप में बहुत ज़्यादा था, राइट। जैसे कार्नेटिक वॉर्स भी हुआ बाद में ब्रिटिश वर्सेस मतलब फ्रांस के बीच में, सो उनका इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप बहुत ज़्यादा था। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या था कि उनमें लेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ब्रिटिश वालों में जल्दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया होगा, राइट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था कि नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश की जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो ऑटोनमस थी, इट वाज अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, बट जो फ्रेंच की थी वो स्टेट ओन थी, तो उसके ऊपर ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग कम थी, राइट। और उसके बाद दे डिड नॉट हैव अ साउंड कॉमर्शियल बेस अनलाइक इंग्लैंड, जो कि डेट मार्केट्स को यूज़ कर रही थी टू फाइनेंस देयर वॉर्स, ठीक है। और मिलिट्री एस्पेक्ट फिर से मैंने वही बोला कि दे लैक्ड सेकेंड लाइन लीडर्स, लिमिटेड लीडरशिप थी। ड्यूप्लेक्स जो था वो फर्स्ट लाइन लीडर अच्छा था, बट ऐसा कोई सेकेंड लाइन लीडर आयरे कोटे और आर्थर वेलिस्ली जैसा जो इंग्लैंड में थे, ऐसे कोई नहीं थे फ्रेंच में, ठीक है। तो दिस वॉज मेनली अबाउट फ्रेंच। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।